हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा सेकंड डे। हमने डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट डे तो नोट्स में से देखकर बोलेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड डे हम उन नोट्स की सिर्फ बीच बीच में देखेंगे या सिर्फ हेडिंग देखेंगे, जिससे हम डिस्कस कर पाएँ अच्छे से। और हम 3-4-7 का रूल अपनाने वाले हैं ना। तो आज है थर्ड डे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 7th क्लास जीओ के फर्स्ट चैप्टर से। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेटेड टू पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में समझ लेते हैं। जो भी हमारे आसपास का क्षेत्र होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो भी मानव जाति और पशु जाति के आसपास में एरिया में क्षेत्र में पेड़ पौधे, नदी, झरने, जितने भी जितने भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक था प्राकृतिक, एक था मानव निर्मित और एक था मानव। प्राकृतिक जो घटक थे ना, प्राकृतिक घटक, उसमें आते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। और उसमें आता है मानव निर्मित में सड़कें और इमारतें। ठीक है, सड़कें, इमारतें, ब्रिज वगैरह जितने भी आते हैं। ठीक है, और एक होते हैं मानव। मानव में क्या आएगा? एक समुदाय, परिवार, धार्मिक, राजनीतिक। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यावरण घटक की। पर्यावरण घटक क्या थे? पर्यावरण घटक में आते हैं, प्राकृतिक घटक में आते हैं 4। कौन कौन से? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे नोट्स में लिखा था वो था जल मंडल था शायद। जल मंडल था, हाँ जल मंडल था। जल मंडल का मतलब ये है जितने भी नदी, झरने, पानी, महासागर, जितने भी जहाँ पर पानी है उसको जल मंडल कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो हम अब एक बार नोट्स को ओपन कर लेते हैं। जस्ट वेट। यही था ना जलमंडल में? हाँ, मतलब नॉर्मल भावार्थ तो यही था। बाकी देख लेते हैं और क्या लिखा है। बस यही लिखा है, जल के क्षेत्र को नदी, जल, समुद्र, महासागर जो भी होते हैं उसको क्या कहते हैं? जलमंडल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल में क्या आएगा? सबसे पहले तो वायुमंडल को धरती ने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने ओर खींचा हुआ है। ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? एक पतली परत है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना किस किस से है? वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और गैसेस से। गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी। ठीक है, अब और क्या था? बल चारों ओर। ठीक है, हाँ, वायुमंडल और क्या करता है? सूर्य की झुलसने वाली जो गर्मी होती है, जो किरणें होती है, उससे हमें बचाता है। ठीक है, हानिकारक किरणों से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्थलमंडल की। स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल जो भी मनुष्य, मतलब जो हमारे नोट्स में यही लिखा था ना, जो भी मनुष्य जाति कृषि के लिए और रहन सहन के लिए, जितने भी जीव जंतु है, घास चरने के लिए जो भी है, उसको स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक है, खनिज संपदा भी स्थलमंडल में आती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। क्या था? जितने भी भूपर्पटी, क्या था? पृथ्वी की, हाँ, पृथ्वी की ठोस पर्पटी को स्थलमंडल कहते हैं। जितने भी चट्टान, खनिज से बना हो, ठीक है, मिट्टी से जो भी ढका हो, ठीक है, पहाड़, पठार, मैदान, महाद्वीप, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? स्थलमंडल। महासागर के नीचे भी जो वो है स्थलाकृति है, उन्हें वो भी स्थलमंडल में आती हैं। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल में क्या था यार? जैव मंडल में सोचो। जैव मंडल में था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक परितंत्र का निर्माण, तो दूसरा था, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जो निर्माण करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। ओके, जैव मंडल है कहाँ है? जहाँ पे जल, स्थल, वायु मिलकर क्या बनाते हैं? जीवन संभव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। ठीक है, आसान है ना? जल, थल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। ठीक है, पादप और जीव जंतु मिलकर निर्माण करते हैं यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र।
ठीक है, जहाँ पे स्थल जल वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। आगे देखते हैं परितंत्र के बारे में। परितंत्र क्या था, इसमें क्या था, ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, ऊपर वाले में तो क्या था, सिर्फ मैटर्स का स्थानांतरण था ना, इसमें ऊर्जा भी और पदार्थ का भी स्थानांतरण। इसमें क्या है, उसमें क्या था, मिलकर निर्माण कर रहे थे पादप और जीव जंतु, लेकिन इसमें क्या है, पादप और जीव जंतु मिलकर, ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ मिलकर भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परितंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैवमंडल जीवन संभव बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया है, वो मात्र जीवन संभव बनाता है, लेकिन यहाँ क्रिया हो रही है। ठीक है, और क्या है, और हाँ, एक परितंत्र बताती हूँ, जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत, झील, नदी, महासागर, ताल का भी एक परितंत्र होता है। ठीक है, जिसमें मात्र जीवन संभव ही नहीं, साथ साथ क्रिया भी, भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र निर्माण करता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, यही था फर्स्ट चैप्टर में। बात आती है अब सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में क्या था, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हमें थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परपटी। परपटी का क्या था, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर वाली चीज़ को क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। सबसे पहली परत होती है, और याद करो महासागर में महाद्वीप पे कितनी होती है, ये महाद्वीप पे ज़्यादा धरती होगी और महासागर पे कम होगी ना, तो महाद्वीप पे होती है ये 35 किलोमीटर तक गहराई होती है परपटी की, लेकिन महासागर में ये समुद्र में ये 5 किलोमीटर तक होती है। इतना याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब मैंने आपको याद कराया था कि महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब ये बताओ महाद्वीप ज़्यादा ठोस होंगे कि महासागर, महाद्वीप होंगे, क्योंकि 35 किलोमीटर तक है और महासागर में ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक है, तो ताकतवर है, तो किससे बना होगा, सियाल। सियाल मतलब हमने सोचा था ना कि एक लड़के का नाम है सियाल, तो SIAL, सियाल, सिलिकन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इन द सेम वे महासागर में क्या होता है, सीमा। सीमा नाम की लड़की थी ना, लड़कियां थोड़ी नरम और मुलायम होती है। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं, तो सीमा से SI से सिलिकन, M से मैग्नीशियम। ठीक है, Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम और एक सियाल। ओके, अब बात कर लेते हैं परपटी की। अब बताओ परपटी का, पृथ्वी का कितना हिस्सा, 1% हिस्सा किस में आता है, परपटी में। 1% हिस्सा पृथ्वी का परपटी के बाद मैंने क्या बताया था, परपटी अगर मान लो कोई इंसान खोद रहा है परपटी को, 35 किलोमीटर तक खोद दी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसकी बारी आती है, कौन सी परत आती है, मेंटल। अब मेंटल को खोदते खोदते वो पागल हो गया। ठीक है, मतलब मेंटल हो गया, मेंटल को समझते ना, पागल, तो मेंटल हो गया। उसके बाद उसे क्या मिला, फिर भी उसके बावजूद वो खोता रहा, तो वो करोड़पति बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उसको सोना मिल गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो करोड़, तो सबसे जो इंटरनल पार्ट होगा ना उसको बोलेंगे करोड़। ठीक है, ओके। अब जो मेंटल है वो है 2900 किलोमीटर, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और करोड़ है वो थी 3500 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब जो करोड़ है, करोड़ को देख के, ठीक है, करोड़ मतलब करोड़पति बन गया वो। ठीक है, तो करोड़ में क्या मिलता है, करोड़ में 2 चीज़ें प्लाज्मा के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, वो है निकल और लोहा। तो इसको बोलते हैं नीफी। ठीक है, इसका नाम है इस परत का नीफी। ओके, अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तापमान और वो कैसा होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो यहाँ पर उच्च टेम्परेचर और उच्च प्रेशर था। ठीक है, ओके। जो करोड़ है वो है 15%, कितनी है, 15%, और परपटी कितनी है, 1%। 1 और 5 का लगा सकते हो कि परपटी कितनी है, 1 परपटी, प आ रहा है ना, प, तो परपटी का है 1%, तो प के बाद करोड़ कितने पे आएगी, 1 के प 5 बन रहा है ना, तो करोड़ 15%। ठीक है,
ओके, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो यार। पृथ्वी के आयतन का 1% परपटी है, ठीक है। तो 1 तो लास्ट वाले में लिख दिया 1 और 5, 15% करोड़, और बीच में आ जाएगा 84, 4 और 8, ठीक है, 84% मेंटल। इतना याद रहेगा, ओके। हाँ, करोड़ की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है और मेंटल की 2900 किलोमीटर है, ओके। और पृथ्वी की त्रिज्या है 6371, ओके। ये इतना ज़्यादा याद करने वाला नहीं था। चलो आगे देखते हैं पृथ्वी के करोड़ के बारे में। अब पृथ्वी के करोड़ तक पहुंचना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा हमें समुद्र सतह पे तो कम होगा ना, क्योंकि 35 किलोमीटर तो वहीं घट जाएंगे, 30 किलोमीटर तो वहीं घट गए, क्योंकि महाद्वीप पे आपको 35 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, लेकिन महासागर में आपको सिर्फ 5 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही क्या है, परपटी है। तो अगर आपको पृथ्वी के करोड़ तक, पृथ्वी का करोड़ क्या होता है, केंद्र होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको समुद्र में 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, तब आप पृथ्वी के करोड़ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, ओके। समुद्र की सतह पर खोदना होगा 6000 किलोमीटर, ठीक है। अब 4 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। कहाँ खोदे हैं? विश्व की सबसे गहरी खान है, कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और जो तेल की खोज है ना, उसमें भी 6 किलोमीटर तक खोद लिया है, ठीक है, लेकिन 6000 किलोमीटर तक नहीं खोद पाए हैं अभी, ओके। आगे बात कर लेते हैं जीवाश्म की, ठीक है। जीवाश्म क्या होते हैं? जितने भी मरे हुए जीव जंतु होते हैं ना, शैलों की परतों में दबे हुए, शैलों की परतों मतलब चट्टान होते हैं, चट्टान की परतें बन जाती है ना, मान लो मिट्टी आ गई, फिर मिट्टी पे कोई पत्थर आ गया, फिर उस पर पेड़ पौधे मर गए या कोई जीव जंतु, फिर मिट्टी आ गई, फिर पत्थर, फिर कंकड़, है ना, तो इससे शैल निर्माण हो जाता है। तो शैल की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म, ठीक है। अब आगे आता है शैल। शैल क्या होता है? ठीक है, शैल बताओ क्या होता है? शैल होता है विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई चट्टान, ठीक है। खनिज समझते हो? खनिज लोहा, चांदी, सोना, ये सारे जो खनिज में आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इनको बोलते हैं, ठीक है। शैल क्या होता है? प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। जो हमारी धरती है ना, प्रॉपर्टी है ना, जो सबसे फर्स्ट जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बनाने वाले किसी भी खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, ठीक है। इनका रंग, आकार, गुण, धर्म, गठन, ये सब अलग होते हैं, ठीक है। वैसे शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आगन्य, एक होते हैं सेडिमेंट्री, एक होते हैं मेटामॉर्फिक। आगन्य, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आगन्य की। अब आगन्य रॉक्स कौन सी होती है? देखो, आगन्य रॉक्स होती हैं जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब मैग्मा, लावा, वोल्केनो फूटा, ठीक है, वोल्केनो में से, ज्वालामुखी में से क्या निकला? लावा निकला। तो लावा बाहर आकर, लावा कैसा होता है? प्लाज्मा की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और बाहर आकर वो ठंडा हो जाता है जल से, वायु से, है ना। तो वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। कौन सी? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब उससे जो बनेगा ना, जो बाहर मैग्मा आया, वो ठोस हो जाएगा। ठोस हो जाने के बाद क्यों होएगा ठोस? क्योंकि जल के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, या वायु के कांटेक्ट में आएगा, तो वो ठंडा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब ये ठोस हो जाएगी, ठोस बन के जो शैल बनेगी ना, उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ठोस हो जाएगा, वो प्लाज्मा जो है वो वायु के संपर्क में आने में ठोस हो जाएगा। ठोस मतलब कठोर, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होके वो जो बनेगा ना, उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जो उसको कहा जाता है बेसाल्ट। क्या बोला जाता है? बेसाल्ट। वो क्या है? बेसाल्ट। दक्कन का पठार है ना, वो इग्नियस रॉक ही है, यानी कि वोल्केनो फूटा, वोल्केनो में से जो मैग्मा निकला, वो फर्स्ट स्टेज है, मैग्मा निकला, उसने दक्कन पठार का निर्माण कर दिया, ठीक है। कई साल लग जाते हैं इसको, ठीक है। तो वो कौन सी है? इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स बने शैल को आगन्य रॉक कहते हैं, ठीक है। अब इग्नियस रॉक भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बाहिर्मुखी, एक होती है अंतर्भेदी। एक होती है बहिर्भेदी, एक अंतर्भेदी। बहिर्भेदी का तो मैंने आपको बता दिया कि बाहर आया लावा, वोल्केनो से फूटा था लावा, लावा बाहर आया, कई सालों बाद ठंडा हो गया, और ठंडा होकर जो रॉक बनेगा वो क्या होगा? इग्नियस रॉक्स, या फिर वो उसका मेन एग्जांपल है बेसाल्ट। सबसे पहले क्या निकलता है उसमें से? बेसाल्ट, मतलब उसको बेसाल्ट ही कहा जाता है। तो दक्कन का पठार इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब दूसरा अंतर्भेदी बताती हूँ। अंतर्भेदी होता है कि ज्वालामुखी के अंदर ही कुछ दरारें तो बनती होगी ना, ज्वालामुखी निकल रहा है तो साइड साइड में दरारें बनती है,
तो साइड साइड में जो दरारें बनती है उसमें लावा जम जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता ना, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण एक बड़े महीन कण में बनता है, बड़ा कण बन जाता है, ठीक है। जो बड़ा कण सा बनता है ना उसको बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। उसको बोलते हैं अंतर्वेदी रॉक, और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ग्रेफाइट, ठीक है। उसमें एक होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कैसे देखोगे, चूरन वगैरह मसाले वगैरह पीसने के लिए जो वो नहीं यूज़ किया जाता पत्थर, वो ग्रेफाइट का बना होता है। या कई बार जो किचन नहीं होता, किचन उसमें भी ग्रेफाइट ही लगा होता है। सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट, ठीक है। सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो उसमें होता है ना पेंसिल में, वो नहीं, ग्रेनाइट बोलते हैं उसको, सॉरी ग्रेनाइट, ठीक है। और ये भूपर्पटी के अंदर गहराइयों में ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस देख लो, जो अंतर्भेदी होते हैं ना वो धीरे धीरे ठंडे होंगे, अगर धीरे धीरे ठंडे होंगे तो बड़े महीन कण बनाएंगे, ठीक है, बड़े दानों का रूप। तो ग्रेनाइट जो बनता है वो बड़े दानों से होता है, ठीक है। और दूसरा बहिर्वेदी जो होंगे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जल्दी ठंडा होगा तो वो महीन कणों में महीन दानों वाली संरचना होती है। तो दक्कन के पठार जो है ना, बेसाल्ट उसका बेस्ट एग्जाम्पल, दक्कन के पठार उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो महीन दानों से बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो ज्वालामुखी के अंदर रह गया उसको कहा जाएगा ग्रेनाइट, और जो ज्वालामुखी के बाहर आ गया उसको बोला जाएगा बेसाल्ट। ये दोनों किसके प्रकार है, इग्नियस रॉक्स के प्रकार है, ठीक है। ग्रेनाइट मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलता है, ओके। नेक्स्ट बात आती है अवसादी शैल। क्या होती है, अवसादी शैल, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कोई भी चट्टान लुढ़क कर, ठीक है। अब दक्कन का पठार बन गया, सबने देखा ना, पठार क्या होता है, माउंटेन से छोटा होता है, पर्वतों से छोटा होता है, और उसकी सतह थोड़ी सी सीधी होती है, सपाट होती है, मतलब प्लेन होता है, ऊपर से नीचे तो ढाल होती है लेकिन ऊपर से प्लेन सा होता है। उस पर अगर आप खेलना भी चाहो, मतलब खेलना तो ये जैसे अब आप माउंटेन की चोटी उस पर जाके क्रिकेट थोड़ी ना खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो वो होती है ना, वो दक्कन का पठार है, वो लंबे में सपाट है, उस पर जाकर क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं आराम से, ठीक है। इस तरीके से है वो, मतलब खेला नहीं है, जस्ट गिव द एग्जांपल कि वो सपाट है, मतलब प्लेन है, ठीक है, चोटी नहीं बनी होती उसकी पठार की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अवसादी क्या होता है। देखो कोई भी रोक लुढ़क कर, चटक कर, या पानी से या जल से, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ना, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना उसको बोलते हैं अवसाद। कि ये छोटे छोटे कण से है ना, तो ये क्या बोलते हैं, जाते हैं उसको अवसाद बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, अवसाद बोलते हैं। तो अब वो जो अवसाद है ना वो कहीं जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा वो इधर से उधर जमा हो जाते हैं, ठीक है। वो जमा होने बाद उस पर क्या होता है, कई बार कोई पशु पक्षी भी मर जाते हैं, क्योंकि पक्षी पशु पेड़ पौधे कहीं भी मर जाते हैं ना, तो उसके ऊपर पेड़ पौधे मर जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अवसाद जो होते हैं ना वो दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। शैलों में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवाणु, ये सारे भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, फिर एक शैल बन जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत सालों बाद एक शैल बन जाती है, शैल का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बलुआ पत्थर। अब सोचोगे यार बलुआ पत्थर क्या होता है, बलुआ पत्थर वही पत्थर है जो लाल किला में लगा हुआ है। तो वो जो बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है ना, वो बना है सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स ही लुढ़क कर, चटक कर बहुत टाइम बाद क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कायांतरित, ठीक है। कायांतरित यानी कि जिसकी काया पलट जाए, यानी कि मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब कायांतरित, अब क्या होता है, यही जो शैल होते हैं ना सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या होता है, ये कई सालों बाद इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको कहीं मिला चूना पत्थर, ठीक है, तो चूना पत्थर मिला, तो कई सालों बाद, कई हज़ारों लाखों, मतलब इतने सालों बाद उस पर हाई प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर पड़ा, तो वो चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगा। संगमरमर समझते हो, मार्बल, जिससे ताजमहल बना है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का। इन द सेम वे चिकनी मिट्टी जो होती है ना, चिकनी मिट्टी वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में, ठीक है, ओके। मतलब जो पहली और दूसरी शैल है ना, वो उच्च टेम्परेचर और उच्च प्रेशर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, कायांतरित में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ओके। जैसे कि आप सभी को पता है कोयला किस में तब्दील होता है, हीरे में, ठीक है। जो कोयले की खदान होती है वहाँ पे कई बार हीरा मिल जाता है। वो हीरा कैसे मिलता है, वो हीरा मिलता है वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से कोयला किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीरे में, ठीक है,
ओके, शैल चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक से क्या बनती है? आग्नेय शैल से क्या बनेंगे? अवसाद। ठीक है, अवसाद यानी कि तलछट छोटे छोटे, फिर उससे अवसादी शैल। अब अवसादी शैल से क्या बनेगा? कायांतरित शैल। ठीक है, कायांतरित शैल वापस हाई टेम्परेचर हुआ, मान लो ये संगमरमर, ठीक है, और क्या था? हीरा, और क्या था? स्लेट, है ना। इसके ऊपर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ा, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में, और मैग्मा में वापस ये वोल्केनो से फूट कर निकलते हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, क्या क्या कुछ जो भी निकलता है ना, तो सब पे ऑल टिक करना होता है, क्योंकि अपने को क्या पता है यार, सब चीज़ निकल सकती है। ठीक है, कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, मैग्मा के रूप में। ओके, शैल क्या होता है? विभिन्न खनिजों से बनी, ठीक है, और खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं ईंधन, ठीक है, कुछ उद्योग में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, उद्योग, औषधि, उर्वरक जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ठीक है, ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर स्थल मंडल की। यही था ना? ओके, स्थल मंडल क्या होता है? एक सेकेंड। अनेक प्लेटों में विभाजित होता है स्थल मंडल। हमारी जो धरती है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसको बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें। अब प्लेटें घूमती क्यों रहती है? पिघले मैग्मा के कारण। मैग्मा बताया था ना, पिघले मैग्मा के कारण क्या होती है? प्लेटें घूमती रहती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है मैग्मा के कारण। यह बल लगता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में और बाहरी भाग में। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में बल लगता है उसको बोलते हैं अंतर्जनित, और जो बाहरी लगता है उसको बोलते हैं बहिर्जनित, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक कौन सा होता है? इरोजन, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, इरोजन हो गया धरती का, ठीक है, सोइल इरोजन सुनते हैं ना, और डिपोजिशन कहीं जाके इकट्ठी हो गई। ठीक है, और क्या होता है? अंतर्जनित में क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी का आपको मैंने बता ही दिया कि पिघले मैग्मा के कारण जो प्लेटें हैं वो घूमती है। ठीक है, भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन जो होता है वो भी आंतरिक होता है, भूकंप। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वोल्केनो की। ठीक है, वोल्केनो को जो मतलब मुंह होता है ना, मुंह जिससे निकलता है मैग्मा, उसको बोलते हैं क्रिएटर। ऐसे याद कर सकते, क्रेटर मतलब क्रिएट कर रहा है ना वो, जो वोल्केनो का सर्कल सा होता है जिससे निकलता है वोल्केनो, तो वो क्या माना जाएगा? क्रेटर। ठीक है, और नीचे तक जो लाइन बनी होती है उसको बोलते हैं निकास। ठीक है, निकासी समझते हो ना, जैसे पानी की निकासी करना, तो उस तरीके से ज्वालामुखी के अंदर जो लाइन सी होती है उसको बोलते हैं निकास, अंदर वाली। ठीक है, और उससे निकलते क्या है? ज्वालामुखी से गैस, राख, लावा, ये सब निकलता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक जब आता है तो उसका जो नीचे जो मेन पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, क्योंकि वहाँ से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, उद्गम के केंद्र के ठीक 90 डिग्री पे बोलते हैं अधिकेंद्र, ऊपर जो हमें धरती के ऊपर लिखता है। और भूकंप के आसपास जब धरती अर्थक्वेक आता है तो उसके आसपास सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, और PSL ये 3 तरंगे होती है। ओके, बात कर लेते हैं स्थलाकृतियाँ की। ठीक है, कुछ होती है अपक्षय से, कुछ होती है अपरदन से। अपक्षय से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय होता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह वो शैलों से टूट गई तो उसको क्या बोलेंगे? अपक्षय। और अपरदन किसे बोलेंगे? जब भूदृश्य पर, ठीक है, जब भूदृश्य पर जल, पवन और हिम आदि के होने वाले क्षय को अपरदन और एक साथ निक्षेपण। अब क्या होता है? कोई भी भूदृश्य है, ठीक है, मान लीजिए छोटी सी चट्टान है, तो जल, पवन, ठीक है, और हिम आदि से होने वाले क्षय, मान लो वो ग्लेशियर पिघलता है तो एक नदी का निर्माण कर देता है ना, तो वो क्या होगा? एक अपरदन होगा। ठीक है, अपरदन और एक स्थान पर निक्षेपित, इकट्ठा कर देना, वो निक्षेपित। समझ आ गया? अपक्षय क्या होता है? शैलों का टूटना, और अपरदन क्या होता है? जल, पवन, हिम आदि से क्षय को अपरदन और एक स्थान पर निक्षेपण। नेक्स्ट आता है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? देखो, जलप्रपात पता है क्या होता है? जैसे सीढ़ियाँ ना, है ना, मान लो कोई नदी चल रही है, ठीक है, तो नदी किसी खड़े डाल वाले स्थान से खड़े डाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
हमेशा याद रखो ये अमेरिका ही आता है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आता है दक्षिण अमेरिका में, कौन सा है, वेनेजुला, जो कि है एंजल जलप्रपात, वेनेजुला, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की जो वो है ना बॉर्डर, वहाँ पर भी है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएससी की सीमा पर, जिसको बोलते हैं नियाग्रा, नियाग्रा। और अफ्रीका में भी है जिम्बाब्वे और जाम्बिया पे विक्टोरिया प्रपात। इतना याद रहेगा। आगे बात कर लेते हैं विसर्प। अब विसर्प क्या होता है, विसर्प समझते हो, सर्प समझते हो, सर्प होता है सांप, ठीक है। जब नदी ना ऊपर से आ रही होती है ना, ग्लेशियर पिघलते तब नदी का निर्माण हो जाता है। तो नदी जब ऊपर से आ रही होती है, जब मैदानी क्षेत्रों में आती है ना, प्रवेश करती है ना, तो मार्ग पर बहने से, जस्ट एक सेकेंड, तो मार्ग पर बहने से जो विसर्प, जो बड़े मोड़ का निर्माण हो जाता है ना, उसको बोलते हैं विसर्प, ठीक है। और उस बड़े मोड़ पर जब अपर्दन और निक्षेपण शुरू होने के बाद अलग, ठीक है, कटकर जो बन जाती है ना, उसको बोलते हैं चाप झील, ठीक है। अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि मोड़ होगा, ठीक है, तो मोड़ के वहाँ पे अपर्दन तो होगा, कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी, निक्षेपण भी हो जाएगा, तो वहाँ पर जो अलग कट के बनेगी ना, उसे बोल देंगे चाप झील, ठीक है, चाप झील। चाप मैंने बताया था ना आर्क की तरह होता है। ओके, आगे देखते हैं वित्रिका। वित्रिका क्या होता है, समुद्र के पास पहुँचते, हाँ याद रखो, वित्रिकाएँ क्या होती है, मतलब एक लाइंस होती है बहुत सारी। अब जब समुद्र के पास पहुँचने वाली होती है ना, तो ये नदियाँ ना पतली पतली लाइंस क्रिएट कर लेती हैं, तो उन लाइंस को बोलते हैं वित्रिका, ठीक है। समुद्र के पास पहुँचते ही नदी धारा धीमी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, धीमी हो जाती है ना, ठीक है। अब ये सोचो यार, धीमी होगी तो वो डिपोजिशन करेगी, मतलब कुछ अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर या दलदल लेके आएंगे ना, तो क्या होगा, डेल्टा। तो डेल्टा में, एक सेकेंड जस्ट, तो अब क्या होगा, वित्रिका आई, ठीक है, धीमी गति से आ रही है, अनेक धाराओं में विभाजित होगी। तो अब वो समुद्र में गिरने से पहले वो जो होंगे ना, क्या कहते हैं, एक इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो जैसे जो मिट्टी वगैरह लेके आएंगे, तो धीमी नदी मलबे का निक्षेपण हो जाएगा। तो प्रत्येक वित्रिका, जितनी भी वित्रिकाएं होती है, वो मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है, डेल्टा, ठीक है। फिर बात आती है समुद्र तरंगे की। समुद्र तरंगे क्या होती हैं, लगातार शैलों से टकराती हैं, ठीक है, और उसमें दरार क्रिएट कर देती है, वो क्या होती है, समुद्र तरंगे, ठीक है। फिर बड़ा और बड़ी कर देती है और चौड़ी कर देती है उन शैलों को, तो क्या बन जाती है, समुद्र गुफा। आपने देखा होगा ना, समुद्र के अंदर एक चट्टान सी खड़ी होती है, उसको एक गुफा की तरह होती है, ठीक है। धीरे धीरे वो तरंगे उस गुफा को भी तोड़ देती है, गुफा को भी तोड़ देती है, ठीक है। और बड़े हो जाने पे क्या होता है, फिर सिर्फ छत छत रह जाती है, ठीक है। तो वो तटीय मेहराब बन जाता है, तटीय मेहराब बोलते हैं उसको, जो सिर्फ छत छत रह जाती है, ऊपर ऊपर की साइड वाली गुफा से टूट जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो छत भी टूट जाती है, तो छत टूटने बाद एक सिंपल सी दीवार सी खड़ी रहती है, तो उस दीवार को बोलते हैं स्टेक। मैंने बताया था ना, दीवार कैसे खड़ी रहती है, मतलब स्टॉक करती रहती है, तो आप इसको कह सकते हैं स्टेक है, ठीक है। और छत्र को तटीय मेहराब बोलेंगे, ठीक है। और क्या है, जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट समुद्र भृगु कहलाते हैं, ये जरूरी है। हाँ, किनारों पर अवसाद जमा का समुद्र पुलीन निर्माण होता है, ठीक है, जो भी है, छोड़, इतना करवा दिया था ना। नेक्स्ट चैप्टर है वायु से रिलेटेड। हाँ, ये इसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, पर हमने उस दिन इसी का ही डिसाइड किया था। तो आज है थर्ड डे, तो थर्ड डे के बाद फोर्थ डे आएगा, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ डे आप काउंट कर लेंगे, लेकिन आज थर्ड डे है और डे सेकंड की रिवीजन है। फोर्थ डे और सेवन्थ डे रिवीजन करना है अपने को, ओके। सो अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं PYQ भी लेके आऊँगी, ठीक है। और ये सीरीज़ कंटिन्यू ही रहेगी। और अगर मैं भी आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ, अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया और आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड होगी, शायद IVC, कल IVC का डे है ना, आज भी मैं एक वीडियो शायद और अपलोड करूँगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।